ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आगामी बजट से लोगों की अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 31 जनवरी से इस साल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा और इसके बाद सरकार द्वारा इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा और 1 फरवरी को हम सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा वित्त बजट 2022-23 प्रस्तुत किया जाएगा और उद्योग जगत से लेकर एक आम व्यक्ति हर किसी के मन में बजट को लेकर अपेक्षाएं होती हैं। मिस्टर तिवारी, वैसे तो हालांकि आम व्यक्ति एक बजट से अपेक्षाएं रखता है, लेकिन शुरुआत में हम कुछ सरकार की नीतियों से अगर शुरू करें तो जैसे पिछले साल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करें तो सरकार ने 5,54,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था और देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार के नए अवसर हो, इस दिशा में सरकार ने कई प्रावधान किए थे। तो इस साल भी क्या कुछ इस मामले में एडिशन किए जा सकते हैं सरकार द्वारा? इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को लेकर क्या सोच हो सकती है सरकार की बजट में इस बार? देखिए, ये एक बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि चाहे वो उद्योग जगत हो या फिर आप अगर अपने अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो सरकार की तरफ से अगर इन्वेस्टमेंट जो है उसको अगर आगे बढ़ाना है, उसको आगे ले जाना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो आ सके और जो भी पिछले 2 साल में दिक्कतें आई हैं अर्थव्यवस्था में उसमें काफी हद तक जो है उन चीजों को ठीक किया जा सके, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसा आपने कहा वो एक बहुत बड़ा जरिया होता है जिससे कि सरकार अपनी तरफ से अर्थव्यवस्था में एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे कि लोगों को फायदा हो, रोजगार के साथ साथ आमदनी बढ़े, ये सब कर सकती है। पिछले 2 साल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था रही है उसमें अपेक्षा यही है हर व्यक्ति को कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जरिए सरकार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी और ये सारी चीजें जो अर्थव्यवस्था में है उसको लाएगी जिससे कि विकास की दर जो है वो बढ़े और जो पिछले 2 साल में कम रहा है विकास दर वो आगे बढ़ के 9% या 9% से ऊपर जा सके। मिस्टर तिवारी, हमने देखा कि पिछले साल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी एक अच्छा खासा एलोकेशन सरकार द्वारा किया गया। जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसमें सुधार के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम का एलोकेशन किया और 35,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट हुए थे। तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर जिस तरह से प्राथमिकता के साथ सरकार ध्यान दे रही है और ये आवश्यक भी है क्योंकि हम एक बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमारे स्वास्थ्य तंत्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो इस बार भी स्वास्थ्य को लेकर सरकार का क्या फोकस रहने वाला है बजट में? जिस तरह से भारत में वैक्सीन जो देश में ही जिसका उत्पादन हुआ और जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन के डोजेज है और जिस तरह से भारत ने टैकल किया है वैक्सीनेशन को, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल है हर किसी के लिए पूरे विश्व में। आगे जाकर इस पूरे एग्जाम्पल को पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में स्टैब्लिश करने के लिए, दिखाने के लिए कि भारत किस तरह से ये कोविड चैलेंज जो है इसको टैकल कर रहा है, इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है। पिछले कई दशकों से कई बार ये बातें हुई हैं कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है 1.5% है करीब जीडीपी का, उसको बढ़ाकर 2.5 से 3% करने की जरूरत है। इसका मतलब ये होगा कि हर तरफ से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ाना होगा। दूसरी एक बात जो है वो बहुत अच्छी बात सामने निकल के आई है कि भारत के इनोवेशन फार्मा सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में वो देखने को आया है कि भारत जो है बहुत ही कैपेबल है इस चीज में। कैसे इस चीज को बढ़ावा दिया जाए फार्मा सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडिया में जो इनोवेशन हो रहा है उसको इस्तेमाल करें और हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देने में और एक्सपोर्ट्स में भी, सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं और जो इनोवेटिव कैपेबिलिटीज हैं वो एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प करें। तो अपेक्षा भी यही है लोगों की और ऐसा लगता भी है कि किसी तरह का मेडिकल इनोवेशन फंड या किसी तरह का बढ़ावा देने की जो है वो कोई ना कोई रास्ता वो सब जो है बजट में देखने को जरूर मिलेगा जहां तक हेल्थ केयर सेक्टर का सवाल है। मिस्टर तिवारी, पिछले कुछ सालों में सरकार ने देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़े इसके लिए कई प्रयास किए हैं, चाहे वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, निर्यात को बढ़ावा देना हो या फिर जो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए कई तरह की योजनाएं हो, जिससे कि जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसको भी बल मिले और रोजगार के भारत में कई अवसर पैदा हों। तो उद्योग जगत को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं वो क्या इस बार के बजट में कुछ और अच्छे तरीके से परिलक्षित हो सकती हैं? जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के जो लोग हैं वहां पर कोविड के समय में तकलीफ बहुत ज्यादा रही है। सरकार ने कई ऐसे स्कीम अपने लाए हैं जिससे कि उनको सहूलियत देने के लिए, उनकी हालत में सुधार के लिए या उनको फिर से खड़ा करने के लिए
कदम जो है वो उठाए गए हैं। बजट में इस बार भी ऐसे कदम जरूर आएंगे जिसमें कि जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लोग हैं उन लोगों को सहूलियतें मिले। लेकिन उसके आगे बढ़ के देखने को ये आया है कि कोविड के समय में एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि हमारा स्टार्टअप सेक्टर, भारत आज स्टार्टअप्स के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्टार्टअप्स जो है उनके बारे में जिक्र किया पिछले दिनों में और उनको बढ़ावा देने की बात की और जिस तरह से कहा कि भारत के स्टार्टअप्स जो है वो किस तरह से विश्व में जो इनोवेशन और उसका काम हो रहा है उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि सरकार आने वाले दिनों में, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो अगला 10 साल होगा वो टिकेड होगा, यानी भारत के लिए टेक्नोलॉजी का डिकेड होगा। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहूलियत देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ न कुछ संभावनाएं जो हैं वो हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी संभावना ये है कि स्टार्टअप्स के लिए फंड इकट्ठा करना वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर इन स्टार्टअप्स को आप विदेशों से फंड लाने की सहूलियत दें, एक आम व्यक्ति, आम वेतन भोगी के नजरिए से अगर बजट को हम देखना चाहें मिस्टर तिवारी, तो एक आम व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि टैक्स बेनिफिट्स मिले, रिबेट में कुछ और हमें लाभ मिले। तो इस तरह की कुछ अपेक्षाओं को भी इस बार बजट में देखा जा सकता है। हर बार के बजट में ये अपेक्षा जरूर होती है कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो हैं, आम आदमी हैं, उसको किस तरह की सहूलियत मिलेगी। कोविड के बाद या कोविड के समय में ये बात भी काफी लोगों ने की है कि लोग जो हैं घरों से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो जो भी खर्चे हैं, घर से काम जब आप करते हैं तो उसमें जो कुछ भी आता है, टेलीफोन बिल हो या उस तरह के अगर खर्चे हैं, तो उसको लेकर जो डिडक्शन है टैक्स में वो बढ़ाया जाए ताकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को सहूलियत मिले। वो एक बात है। दूसरी बात ये भी आई है कि मेडिकल खर्चे जो हैं वो लोगों के बढ़े हैं और जो टैक्स पेयर्स भी हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो आम आदमी हैं, उनके भी खर्चे बढ़े हैं। तो उसको किस तरह से सहूलियत दी जाए ताकि लोगों पर बोझ जो है वो कम हो। तो ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पर टैक्स का बोझ कम किया जाए, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर, और दूसरा जो मेडिकल पर खर्चे हो रहे हैं उसमें डिडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि सहूलियत लोगों को मिले। ये दो बातें। अगर आप उद्योग जगत के लिहाज से अगर देखें तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो हर सेक्टर में अभी आया है। तो किस तरह से उद्योग जगत इस चीज को प्रमोट करे और अपने फायदे में प्रमोट करे, उस तरह से भी सरकार जो है वो देखना चाहेगी वर्क फ्रॉम होम को, या कोविड के समय में जिस तरह से वर्किंग एटमॉस्फेयर आगे आया है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो उसमें जो जिस तरह का वर्किंग माहौल होगा उसमें क्या सहूलियत देने की जरूरत है, क्या उसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत है या कुछ ऐसे नियमों में बदलाव की जरूरत है ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो काम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर कोविड के समय में लोग अगर नहीं जा पा रहे यूनिट्स में और घरों से अगर काम कर रहे हैं तो क्या उनको भी जो टैक्स की सहूलियतें हैं उसमें शामिल करेंगे। इस तरह की चीजें जो है वो आम आदमी को हेल्प कर सकती हैं। दूसरा एक चीज जो है जिसके बारे में उद्योग जगत भी और अर्थशास्त्री और कई सेक्टर्स ने भी मांग की है, वो ये है कि जिस तरह से मनरेगा स्कीम है जो कि ग्रामीण इलाकों के लिए है, वहां पर जो गरीब हैं और उन लोगों को सहूलियत देता है रोजगार देके, उसी तरह से शहरी इलाकों में भी एक शहरी मनरेगा की तरह किसी चीज को लाई जाए जिससे कि शहरी इलाकों में जो गरीब हैं, जिनके रोजगार गए हैं, उन लोगों को भी मनरेगा की तरह की कोई सहूलियत जो है वो उस तरह का कोई स्कीम हो जो कि उनके लिए भी कामकाज का प्रबंध है वो कर सके। तो आम आदमी की सहूलियत के लिए ये सारी चीजें सरकार जो है वो कंसिडर कर रही है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले से ही सरकार कई सहूलियतें आम आदमी के लिए और हर किसी के लिए दे रही है कोविड के मद्देनजर। अभी जो सरकार का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको देखते हुए बहुत ज्यादा अपेक्षा अगर सरकार से ना की जाए तो वो अच्छा होगा। हाँ, आम लोगों की सहूलियत के लिए कुछ कुछ चीजें जैसा जिक्र मैंने किया वो सारी चीजें हो सकती है। मिस्टर तिवारी, आप चर्चा में जुड़े और विषय पर आपने विश्लेषण दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी बजट से लोगों की अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।